नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। बच्चा अपनी बात वहां पर चल रही है थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन 2026 लेवल 1 और लेवल 2 की। वहां पर 49 नंबर का जो पार्ट है आपका, उसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमें वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उस पर अपन चर्चा यहां करेंगे। अब सवालों की संख्या है 10, 15, 20 नहीं बल्कि आपकी 30 तक वहां पर चली गई है। अब अपना सवाल यहां पर 811 का है, इसे देखिएगा जरा। ये सवाल अपने वोकेबलरी सेक्शन का है और वोकेबलरी सेक्शन के अंदर अपना पैटर्न वहां जाता है आपका सिनोनिम का, सिमिलर इन मीनिंग या सेम इन मीनिंग का वहां पर बच्चा जाता है। अगले ने हमसे सवाल क्या पूछा है, ये कहा कि द वर्ड टैसिट, टैसिट का वहां पर मीनिंग बताना। तो टैसिट होता क्या है? जब आप किसी चीज को बिना बताए, बिना अंतर्निहित अर्थ के तौर पर सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, उसे टैसिट कहते हैं। मतलब जो अंडरस्टूड होता है या इंप्लाइड होता है, अंतर्निहित होता है, विदाउट बीइंग स्टेटेड, बिना बोले बिना। अगले टर्म पे चले आपका वहां पर नेक्स्ट वाले पार्ट पे आके देखना, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। ये सवाल अपने पास में वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत है। और सवाल किसका बताओ, देखिए आपका वहां पर प्रीपोजिशन का है या फिर आपके पूर्वसर्ग का है या संबंध सूचक अव्यय का देखने को आपको वहां पर मिलता है कि वह मेरे से जूनियर है, ठीक है, और 2 वर्षों का जूनियर है आपका। तो इस सवाल में आप देख सकते हैं आपका कि जूनियर अपने साथ में फिक्सेशन में क्या लेता है, टू लेता है। तो यहां 2 चीजें ऑटोमेटिकली कट जाएंगी, ये देन वाला है ये कट जाएगा, देन वाला ये कट जाएगा। दूसरी बात, आप वहां पर लिमिट शो करना चाहते हैं, टू के साथ में ये बताना चाहते हैं कि 2 वर्षों तक का उसमें और मेरे बीच में क्या है आपका गैप है आपका, ठीक है। तो अगर इस पैटर्न को आप पढ़ेंगे तो उस तक वाला मीनिंग फ्रॉम नहीं देता है, उस तक के सेंस का जो मीनिंग आपके पास में आएगा वो कौन सा रहेगा आपका वहां पर, बाई के नेचर का रहेगा। अगले सवाल पे आ जाएं। ये सवाल अपने पास में फोनेटिक का सवाल है आपका, ठीक है, जिसके अंदर आपके साउंड से जुड़ी हुई चीजें उनको इसके अंतर्गत आपका बताया जाता है। द साउंड द एज इन दस इज ए, जो साउंड आपका द है दिस नामक शब्द के अंदर वो है, ठीक है। अगर उसकी अपन बात करते हैं तो द साउंड अपने आप में क्या डेंटल है, क्लैरिटी है आपका कि द साउंड वहां डेंटल साउंड में आपका जाता है। तो इसमें से 2 चीजें आप काट दीजिए, कौन सा, अल्वियोलर और पैलेटल, ये नहीं बनेगा। अब अपना जो पार्ट है वो कॉमन और देखना, ये डेंटल दोनों जगह है, फ्रिकेटिव दोनों जगह है, बस एक अंतर इसमें छांटना है कि क्या ये वॉइसलेस है या फिर आपका वॉइस्ड है, मतलब प्रेशर कितना इसके अंदर आपका देखने को मिलता है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि दा बोलते वक्त आपको प्रेशर डालना पड़ता है, तो वॉइसलेस नहीं हो सकता, बल्कि कैसा रहेगा वह आपका वॉइस रहेगा। अगले पार्ट पे आ जाओ। 814 है कि द टर्म जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD रिलेट्स टू विच लर्निंग थियरी, ये कौन से आपके अधिगम के सिद्धांत के साथ में वहां पर आपका जुड़ता है। तो ये अपना मैटर आता है टीचिंग मेथोडोलॉजी, और इसके सेक्शन के अंतर्गत हमारे पास में टर्मिनोलॉजी बनती है आपकी कौन सी, PTE, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसके अंतर्गत वहां पर उसे रखा जा सकता है। तो आप चेक कर सकते हैं यहां पर जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD वाला पार्ट है, ये कहां जाएगा। ये आपकी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, कल्चर से जुड़ा हुआ है, सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है आपका, इसलिए अपन कह सकते हैं ये सामाजिक और सांस्कृतिक थियरी या फिर सैद्धांतिक जो अवस्था है उसके साथ में से आपका रखा जा सकता है। इसमें बिहेवियरिज्म नहीं है, इसमें इनेटनेस थियरी भी देखने को नहीं मिलेगी। अगले पैटर्नेबल सिचुएशन में आपके आ जाएं, द इडियम टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स मीन्स, ये अपना वोकेबलरी का सेक्शन है, और वोकेबलरी के सेक्शन के अंतर्गत यहां पर ये जो पैटर्न हमें देखने को मिलेगा वो चलेगा आपका इडियमेटिक एक्सप्रेशन का देखने को आपको वहां पर मिलेगा, लोकोक्ति और मुहावरे से जुड़ा हुआ। यानी कोई मरा हुआ घोड़ा है उसको आप चाबुक मारते हैं, अर्थात आप वहां पर कोई ऐसा एफर्ट या प्रयास करते हैं किसी ना किसी आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी ना किसी एक्शन के ऊपर जिसे आपका पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, जहां पर अपने एफर्ट आपके बर्बाद होते हैं, मतलब निरर्थक प्रयास करना, व्यर्थ का प्रयास करना, ये इसके साथ में वहां पर जुड़ जाता है। अगली थियरी पे अपन आ जाएं आपका वहां पर कि द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस दैट कंटेन्स ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है या फिर वाक्य की संरचना है जो ये कहती है कि इसमें जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जैसे एंड आ गया, बट आ गया, और आ गया, जिसे फैनबॉयज के नाम से आपका जानते हैं, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं उनको साथ में जोड़ा जा सकता है, साथ में आपका रखा जा सकता है। तो ये जो पैटर्न है किसके तहत जुड़ा हुआ बच्चा, आपका वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर आपका रूपांतरण है उसके अंतर्गत रखा जाता है, या रूपांतरण के अंतर्गत इसे आपका माना जा सकता है। तो इस पैटर्न को अपन नाम देंगे आपका किसका बच्चा जी, कंपाउंड का नाम वहां पर आपका दिया जाएगा, ठीक है। कंपाउंड में फैनबॉयज का जो सिद्धांत है वो काम करता है। ये जो सारी चीजें आती हैं ये इस सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं जिसे अपन पढ़ते हैं आपका फैन बॉयज वाला। अगले सेक्शन पे आ जाओ, आपका 817 वाला जो पार्ट है उसमें अगला हमसे क्या पूछना चाहता है। यहां पर फिर से आपसे ये पूछेगा कि ये जो अपना टर्म है इसका सिनोनिम बताओ। पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखा है, उसका अर्थ हमसे वहां पर आपका पूछ रहा है कि ये जो वर्ड है एमिकेबल,
ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, डिस्क्राइबिंग समवन, किसी ना किसी का वहां पर वर्णन करता है, ठीक है। वो कैसा होता है? तो एमिकबल होता है, जो फ्रेंडली सम होता है, मैत्रीपूर्वक व्यवहार करने वाला होता है, उसे अपन फ्रेंडली कह सकते हैं। और साथ में आपका पीसेबल नेचर का इंसान भी वहां पर कहा जा सकता है। ये हॉस्टाइल नहीं होता है, अग्रेसिव नहीं होता है, और ये आपका वहां पर रिजर्व्ड भी नहीं होता है, ठीक। अगले पे आ जाओ। ये अपना जो पार्ट है ये पीटीई प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश का है, या फिर ये कह सकता हूं इसके अंतर्गत कि ये आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उसका पैटर्न आपको वहां देखने को मिलेगा। द मेन फोकस ऑफ टीचिंग इंटेंसिव रीडिंग इज, जो मुख्य आपका केंद्र बिंदु है और जिसके तहत अगर मैं बात करता हूं आपका वहां पर टीचिंग पढ़ाना या अधिगम है, उसकी बात अपन करें, जिसमें अत्यधिक आपके पठन या अत्यधिक वाचन की चीजें हैं उनको समझाया जा सकता है, तो वो कौन सा सिनारियो रहेगा, उसे किस नाम से आपका जाना जा सकता है? तो इंटेंसिव रीडिंग का मतलब है गहरे तौर पर पढ़ना। तो जब आप बाल की खाल निकालते हैं तो आपकी रीडिंग बिल्कुल स्लोली चलती है और इसमें विश्लेषणात्मक अंदाज के साथ में आपका गहन अवबोध या गहन समझ होती है, जिसमें आपके स्ट्रक्चर, संरचना या डिटेल उसके विवरण के साथ में उसे आपका जोड़ा जा सकता है। अर्थात इसमें तेजी से नहीं पढ़ेंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस ज्यादा जोर से नहीं करेंगे, और केवल आनंद के लिए भी इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। अगले पैटर्न पे आ जाएं। अगला जो सवाल है वो आपका है लिटरेरी टर्म का है, लिटरेरी डिवाइस का सवाल है। उसके मद्देनजर इसे आप देखकर आगे बढ़े। वहां पर लिटरेरी टर्म के सेशन में अगला ये पूछना चाहता है कि वह लिटरेरी टर्म बताओ जिसमें आपका रेपेटिशन होता है। रेपेटिशन का मतलब पुनरावृत्ति होती है, किसकी? कॉन्सोनेंट साउंड्स या फिर व्यंजन ध्वनियों की होती है और शब्दों के भीतर होती है, लेकिन ये स्टार्ट में नहीं होना चाहिए। अगर स्टार्ट में होता है तो एलिटरेशन या फिर अनुप्रास अलंकार की तरफ आपका चला जाता है, कहीं ना कहीं मिड में होता है, तो उस पार्ट को अपन कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। बाकी चीजें अगर मैं बताना चाहूं तो शुरुआत के अंदर ये ध्वनि रिपीट होती है, एलिटरेशन है। अगर बीच में या लास्ट में ध्वनि रिपीट होती है लेकिन वाउल साउंड की होती है तो एसोनेंस है आपका। और ध्वनि के अंदर आपका वहां पर शब्द की तरफ ले जाए, जैसे खड़खड़ करना है आपका, पक्षियों का चहचहाना है, मधुमक्खियों का भिनभिनाना है, वो आपका ओनोमेटोपोइया में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 820 को देखना आपका वहां पर 820 वाले की अगर अपन बात करते हैं तो ये सिद्धांत अपने पास में आता है पीटीई अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और इसके मद्देनजर इसके किसके सेंस में रखा जाएगा? आपका टीचिंग मेथड्स के सेक्शन में आपका वहां पर इसे रखा जाएगा। तो अगला ये कहता है कि जो मेरे पास में पर्पस है, पर्पस बोले तो आपका उद्देश्य है, और उद्देश्य किसका? आपका प्रोग्रेसिव टेस्ट का है। मतलब एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के साथ में इसको वहां पर जोड़ा जा सकता है, इसके साथ में आपका वहां पर रखा जा सकता है। तो इसमें अगला जो प्रोग्रेसिव टेस्ट की बात कर रहा है उसका पर्पस या उसका जो उद्देश्य है उसके आधार पर इसको समझा जा सकता है, उसके आधार पर इसे जोड़ा जाए तो वो क्या मायने रखता है? वो ये चाहता है कि एक अवधि के दौरान या एक अवधि पार, ठीक है, दोनों पक्षों में, अवधि के दौरान या अवधि के उस पार, हम जो भी लर्निंग या अधिगम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल स्टेट आनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपका वृद्धि, उत्तरोत्तर वृद्धि का सिस्टम है उसको लिया जाना चाहिए, जिसे आपका मेजर किया जा सके, जिसे आपका वहां पर नापा जा सकता है, जिसे आपका वहां पर परखा जा सकता है। तो पूरा आंसर अपना यह बनेगा कि मेजर द इंक्रीमेंटल लर्निंग ओवर अ पीरियड। एक अवधि के अंतर्गत या उस अवधि से ज्यादा समय निकालने के बाद दोनों पक्षों में टाइम लिमिट दे दो, टाइम लिमिट क्रॉस करने के बाद में एक्स्ट्रा छूट दे दो, और फिर ये चाहो कि बच्चे में कितना सुधार हुआ है, और उसका जो आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो बार बार लिया जाएगा, जिसके आधार पर आगे चलकर उसे रेमेडियल क्लासेस हैं या निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण है उनको भी उपलब्ध करवाया जाएगा। जब मैं 821 की बात करूं आपका वहां पर 821 वाला, उसमें अगला ये कहना चाहता है कि आई बॉट 10 रुपीज नोट। तो इसमें सेंटेंस का इंप्रूवमेंट चाहिए या वाक्य है, वाक्य में आपके सुधार की जो गुंजाइश है उसको वहां पर मुझे बताने वाला पार्ट इसके अंदर देखने को चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है या सुधार की गुंजाइश की बात इसके अंतर्गत आती है, उसको परखना जरा कि क्या इसमें रुपीज वाला पार्ट सही है या उसे करेक्शन में लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए आपका वहां पर, इसमें एस की आवश्यकता है नहीं आपका, ठीक है। अब आप गौर करो कि इसमें ए तो रहेगा आपका, ठीक है, तो सीधा 10 रुपीज, ये तो सेम का सेम ही हो गया आपका वहां पर, इसकी आवश्यकता वहां बनती नहीं है। यहां से एक चीज ये हो सकता है कि अगला ऑप्शन में आपको क्या करे, ये एस इन्फ्लेक्शन लेकर नहीं दे, तो आपके पास में ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, 10 रुपी नोट। अगर इसको चेक करते हैं आप तो कहीं ना कहीं आपके डाउट की कंडीशन और आती है कि मेरे पास में वहां पर इसका एक जो रियल आंसर और भी बनना चाहिए, वो क्या बन सकता है? क्या इसके अलावा भी इसमें आंसरेबल सिचुएशन आपकी वहां पर बन सकती है क्या? सवाल है कि आई बॉट ए 10 रुपी और उसके बाद में लिखा हुआ आपका नोट, तो क्या इसके अंदर मैं करेक्शन वाली चीजें देखूं तो इसमें रुपीज आना चाहिए या फिर आपका
नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। वो जो फैक्टर है वो इसके साथ में आपको जोड़कर देखना है। तो खाली इतना ही देखो कि इसमें एस आया या फिर आपका नहीं आया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि आई बॉट 10 रुपी नोट, ये ज्यादा अच्छा है बजाय किसके, आपके वहां पर रुपीज के। और इसमें जब ऑप्शन बनाएगा ना, तो ये देखो ये ऑप्शन सही बना रखा है, ये ऑप्शन सही बना रखा है, यहां से एस हटा देगा तब जाकर ये सारे ऑप्शन आपके वहां पर क्रिएट होते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। एट 2 में देखना अपना सवाल जो यहां पर बनता है वो सवाल बनेगा वोकैबुलरी सेक्शन का, और वोकैबुलरी सेक्शन के अंतर्गत ये सवाल किसका आ जाएगा, आपका सिनोनिम का आ जाएगा। अगले ने बोला कि द वर्ड पार्सिमोनियस मीन्स, एक शब्द है पार्सिमोनियस, इसके मायने वहां पर क्या रहते हैं, इसका अर्थ वहां पर आपका क्या निकलता है। सवाल नंबर आपका एट 2 का सवाल है, तो इसके फैक्टर में आपको खाली और खाली बस इतना इस वर्ड को तोड़ना आना चाहिए। अगर आपने वर्ड को तोड़ दिया तो दिक्कत नहीं आएगी, और वर्ड को नहीं तोड़ा है तो बेटा दिक्कत ही दिक्कत इसके अंदर वहां पर रहनी है। अब गौर करना, जो पासी होता है, पासी का मतलब होता है जो कम करे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मित की बात करे, अल्प की बात करे आपका, ठीक है, कम खर्चा करता है आपका, ठीक। मतलब कुल मिला के ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना बंद कर देता, वो नहीं करेगा, ठीक है। मितव्ययी होता है, अल्पव्ययी होता है आपका, ठीक, लेकिन आर्थिक संतुलन बनाना उसे अच्छे तरीके से आता है। ऐसे इंसान को अपन नाम देते हैं इकोनॉमिकल, और स्टिंजी का नाम वहां दिया जाता है। ये वहां पर कहीं भी जेनरस उदार नहीं है, ये कहीं पर एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, ये कहीं पर आपका काइंड भी नहीं है। एट 2-3 का जो सवाल है वो सवाल अपने पास में फिर से जाता है इधर, और इसे अपन पढ़ देंगे आपका फोनेटिक्स का पैटर्न कहेंगे आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रंट वाउल। उसका उच्चारण सुन लेना, वोवल नहीं है बल्कि क्या है आपका वाउल है। फ्रंट वाउल जो आगे से बोला जाने वाला है वो साउंड होता है अपने पास में दीर्घ ई वाला, ये दीर्घ ऊ आपका नहीं है, ओ साउंड इसमें नहीं है, स्वा साउंड ए भी इसके अंतर्गत आपको नहीं मिलेगा। याद करना, इसमें अगले ने क्या पूछा, आपका फ्रंट वाउल पूछा है, और फ्रंट वाउल के सेक्शन के अंदर आप इसमें बताएंगे आपका ये ई, और ई भी कौन सा आपका, बड़े वाला ई। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ आपका कि द मैन डिसएडवांटेजेस, किसका आपका वहां पर, ओरल ड्रिल्स का, मतलब वर्बल और आपके स्पीकिंग जो आपके पक्ष होते हैं, कौशल होता है, ऑडियो लिंग्वल मेथड एएलएम के अंदर, आर्मी मेथड में, मिशिगन मेथड के अंदर वहां पर जो बिहेवियरल मेथड कहा जाता है, इसका डिसएडवांटेज पूछा है, इसकी कमियां आपसे वहां पर पूछी है। ये सवाल टीएम का है, टीचिंग मेथोडोलॉजी का सवाल वहां पर है कि यहां क्या कहना चाह रहा है कि इसके हो सकता है डिसएडवांटेज, ये कमियां एक से ज्यादा है, लेकिन एक से ज्यादा कमियों के अंदर कौन सी चीजें होती हैं जो सबसे बड़ी कमी के रूप में मानी जाए। रेपिटेशन है, होना भी चाहिए, लेकिन हाईली, हद से ज्यादा रेपिटेशन, ठीक है। और इसमें जो कंटेक्स्ट या संदर्भित अवस्था होती है उसकी क्या है, भरपूर वहां पर कमी देखने को मिलती है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत अपन ये कहेंगे कि दे आर हाईली रेपिटेटिव एंड लैक कंटेक्स्ट, ठीक है, इसमें कंटेक्स्ट की कमी होती है, और उच्च तौर पर यह पुनरावृत्ति के दोष पर या उसके आधार पर इसे रखा जा सकता है। तो इसमें आप गौर करें, प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखाया जाता, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें वहां पर मीनिंग पे फोकस बिल्कुल होना भी चाहिए, हालांकि टू मच नहीं होता है। यहां पर मदर टंग के लिए इंकरेज ज्यादा नहीं करते हैं, जो बिल्कुल जुडिशियस होता है उतना ही किया जाता है। अगले सवाल पे आए आपका 825 का सवाल। यह सवाल अपने पास में है आपका सिंटेक्स का सवाल, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सवाल है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का सवाल आपको देखने को मिलेगा कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप आपको वहां पर चुनना है। तो न्यूज अपने पास में जो शब्द है आप आराम से बता सकते हैं, बिल्कुल आपका एक वचन है, ठीक है। एस भले ही इसमें लग गया होगा लेकिन ये सिंगुलर रहेगा, तो इनको आराम से काट के देख सकते हैं कि आपका आर प्लूरल है, ठीक। वर आपके पास में है, वो भी कैसा है आपका, प्लूरल या बहुवचन है, और हैव भी आपके पास में कैसा है, प्लूरल या फिर बहुवचन है। एट 26 की अगर मैं बात करूं कि द इडियम टू टेक द रफ विद द स्मूथ मीन्स, अगर इसकी अपने को बात वहां पर करनी पड़े तो इस वाले फैक्टर के अंदर ये वोकैबुलरी का सेक्शन है, और वोकैबुलरी के सेक्शन के अंतर्गत हम इसे किस में रख देंगे, आपका इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में वहां पर रख देंगे कि जो लोकोक्ति है कि टू टेक द रफ विद द स्मूथ, कि हमें क्या करना है, रफ को रखना है, खुरदरे असमतल को रखना है, और वो कैसा होना चाहिए, आपका स्मूथ के साथ में वहां पर रहना चाहिए। तो आराम से आप देख रहे हैं कि दो चीजें हैं, वो अच्छी और बुरी, वो एक साथ आपकी बताई जा रही हैं। आराम से आप पकड़ पाओगे कि आप दोनों समय को ढंग से अपने साथ में रख लो, अच्छा समय भी है और आपका बुरा समय भी है, ठीक। उन दोनों को स्वीकार करना आना चाहिए कि जिंदगी में कभी खुशी है तो कभी आपका गम है, कभी अंधेरा है कभी उजाला है, ठीक, कभी आपका विंटर है तो कभी आपका स्प्रिंग है, ठीक। तो दोनों पक्ष इसके अंदर आ जाएंगे। रफ है, रफ बैड के लिए जाएगा, और जो आपका स्मूथ है वो गुड के लिए चला जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ। यहां अगले ने हमसे पूछा है कि जो आपका सफिक्स है, प्रत्यय है, सफिक्स के मायने होते हैं बेटा आपका वहां पर प्रत्यय है,
ये जो प्रत्यय का पैटर्न है जिसमें एक पर्सन होता है, ठीक है, वो वहां पर ये कहा कि हु, कौन कौन इंसान है, उसकी जानकारी आप देना चाहते हैं, तो ये टॉपिक जहां से रिलेट तुम्हारा करने वाला है उसे अपन बेटा जी नाम देते हैं वर्ड फॉर्मेशन। ये ध्यान देना, इसे कहते हैं शब्द निरूपण वाला पार्ट, और उसके अंदर भी अपना पैटर्न किससे जुड़ा हुआ है, ये पैटर्न आपका जुड़ा हुआ वहां पर सफिक्स के नेचर से जुड़ा हुआ है। कि सफिक्स का जो मीनिंग है ना आपका पर्सन हु, इसके साथ में अगले ने वहां पर आपका बताया। तो जैसे अपन कहते हैं ड्राइव, एक इंसान जो गाड़ी चलाता तो ड्राइवर, टीच एक इंसान जो पढ़ाता है तो टीचर, वॉश एक इंसान जो कपड़े धोता है तो वॉशर, लिसन जो सुनता है तो लिसनर आपका, जो बोलता तो स्पीक से स्पीकर आपका, ठीक। तो यहां पर इसमें सफिक्स कौन सा लगना है, ईआर आपका लगाया जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ना जरा आपका एट टू एट का जो क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, ये सवाल अपने पास में जाएगा वहां पर लिटरेरी टर्म का जाएगा या फिर आपके साहित्यिक अलंकार है उसकी तरफ चला जाएगा। इसे फिगर ऑफ स्पीच के नाम से भी वहां पर आपका जाना जा सकता है कि द लिटरेरी डिवाइस वह साहित्यिक अलंकार ऑफ यूजिंग एन अपैरेंटली सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जो स्पष्ट तौर पर, अपैरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट तौर पर, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी अपने आप में विरोधाभासी स्टेटमेंट या कथन होता है, दैट माइट बी ट्रू, जो बिल्कुल सच भी हो सकता है, इज उसे किस नाम से आपका जाना जा सकता है, किस नाम से उसे आपका बताया जा सकता है, ठीक है। अगर इस फैक्टर को अपन देखते हैं तो वो फैक्टर अपने पास में आता है विरोधाभासी अलंकार के तौर पर आपका देखा जा सकता है, उसे अपन कहते हैं पैराडॉक्स। अगर मान लीजिए दो शब्द आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, वो ऑक्सीमोरॉन में जाएगा, ठीक है। तो यहां से इन तीन चीजों को मैं क्या कर दूंगा, आपका हटा दूंगा। अगले फैक्टर पे आ जाना कि द वर्ड विकारियस रेफर्स टू, यहां पर ये जो है वन वर्ड में भी काम आ सकता है और सिनोनिम में भी काम आ सकता है, दोनों जगह ये शब्द आपका वहां बनेगा। आप इसे सिनोनिम भी पढ़ सकते हैं और इसके अलावा बेटा जी आप इसे कहां लेकर जा सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वहां भी इसे इसके साथ में जोड़ सकते हैं या फिर आपका अटैच करके रख सकते हैं। ये वोकैबुलरी का सेक्शन है, इसमें आपको केवल और केवल इस शब्द है इसकी अर्थ की स्थिति बतानी है। विकैरियस कौन होता है, जो आदमी किसी अन्य व्यक्ति, किसी अनदर पर्सन है, उसके जो एक्शंस हैं, उसके जो कार्य हैं, क्रियाकलाप हैं, उसकी जो फीलिंग्स, भाव या भावनाएं हैं, ठीक है, उनको वहां पर क्या करता है, कल्पना में स्वीकार करता है और उनसे अपना अनुभव तजुर्बा बनाता है, ठीक। काम किसी और के हैं, फीलिंग किसी और की है, इमेजिनेशन वह खुद कर रहा है और उसी से अपना तजुर्बा ले रहा है, तो ये एक इनडायरेक्ट आपका एक्सपीरियंस होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस का नाम उसे दिया नहीं जा सकता है। अगर मैं एट 3 की बात यहां पर करूं आपका, तो ये जो अपने पास में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का है, ठीक है, संप्रेषण कौशल का यहां पर इसे आपका बोला जाएगा। क्या सवाल पूछा हुआ है कि विच स्किल, ऐसा कौन सा कौशल है, इज जनरली कंसीडर्ड, जिसे सामान्य तौर पर समझा जाता है रिसेप्टिव स्किल, एक ग्राह्य कौशल के रूप में माना जाता है, ग्राह्य कौशल के रूप में से स्वीकार किया जाता है। तो ये सवाल अपने पास में चारों स्किल में से जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, या तो अपने पास में वो होता है ऊपर से लिसनिंग और नीचे की साइड से आपका रीडिंग। ये गौर करना, आपके पास में यहां पर ये पार्ट है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग क्या होता है, ग्रहण करने वाला, रीडिंग भी ग्रहण करने वाला, स्पीकिंग है वो देने वाला और राइटिंग भी आपका देने वाला। तो ये जो स्पीकिंग और राइटिंग आता है ये तो होती है प्रोडक्टिव, देने वाली, ठीक, और लिसनिंग और आपका रीडिंग है ये वाला पार्ट होता है आपका रिसेप्टिव, जिसे ग्रहण किया जाता है। तो इसमें एक नहीं बल्कि दो स्किल्स को काउंट किया जाएगा और यहां से दो क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, अलग अलग रूप में दो क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। एट 3.1 का जो सवाल आपका है, इसके अंदर आप देखें, इस वाले पार्ट में आपका कंपैरिजन का सवाल है, एक तरीके से एडवर्बियल पैटर्न में कंपैरिजन या फिर तुलनात्मक हिस्सा इसके अंदर आपको शो करके दिया जाता है कि चूज द सेंटेंस, उस वाक्य को चुनिएगा विद द करेक्ट यूज ऑफ रादर देन, जिसमें एक सही प्रयोग आपको देखने को मिलेगा, ठीक, और किसका देखने को मिल रहा है, रादर देन का देखने को मिल रहा है। तो रादर देन को जब भी आप पढ़ते हैं तो पहला फैक्टर इतना पता होना चाहिए कि रादर देन के बाद में सीधा बैर इंफिनिटिव आता है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहां पर आएगा, उसकी बाकी चीजें इसमें से फुल इंफिनिटिव का पैटर्न है, ठीक, या इसके अलावा अपन देखते हैं तो वो पैटर्न कौन सा, किसी पार्टिसिपल वगैरह का, उसे काम में लिया नहीं जाएगा। तो काटेंगे कैसे वो सुनना आपका। पहली बात तो देखो कि देन के जो रेदर देन का पैटर्न, उसके बाद में ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी अप्लाई नहीं होगा, पहला कट गया। दूसरी बात देखो, रेदर देन के बाद में आप फुल इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर नहीं आ सकते, दूसरा कट गया। दूसरा कट गया तो बेटा आपका वहां पर देखो रेदर देन के बाद में यहां पर अपने पास में क्या है, वॉक टू ड्राइव वाला पार्ट है, तो ये वॉक है ना, ये कहां जाना चाहिए, पहले जाना चाहिए, और फिर ये टू आ नहीं सकता। ही डिसाइडेड टू वॉक
rather than to drive। कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो आपका वॉक पहले की साइड में वहां पर आ जाएगा। एग्जैक्ट जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस ये बनेगा कि ही डिसाइडेड टू वॉक rather than drive। ही डिसाइडेड टू वॉक rather than drive। एड 3 टर्म वाला पार्ट लेकर आए, ये सवाल अपने पास में जाएगा। इस सवाल को अपन वहां पर पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, आपका फोनेटिक के अंतर्गत वहां पर पढ़ेंगे। द टर्म फॉर एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए मॉर्फीम, फॉर एग्जांपल द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ कैट एंड डॉग। अगर इसकी बात मैं वहां पर करूं तो इसके अंदर इन्हें क्या कहा जाएगा, मोफोलॉजी का जो सेंस आता है उसके अंतर्गत इन्हें किस नाम से आपका जाना जाएगा। एक चीज ये ध्यान देना, जब अपने पास में इनका बहुवचन बनाना है, कैट का क्या बनाना है, कैट्स बनाना है, और डॉग का क्या बनाना है, आपका डॉग्स बनाना है। तो ये मॉर्फीम के अंदर जब आपका एक वचन से बहुवचन आप बना रहे हो, गौर करना, मॉर्फीम है और मॉर्फीम में एक वचन से क्या बना रहे हो, बहुवचन बना रहे हो। ऐसी स्थिति में जो बहुवचन वाला आपका इंफ्लेक्शन लगता है उसे अपन नाम देते हैं अलमॉफ। अलग ही वर्ड है ये, क्या बोला जाएगा इसे, अलमॉफ। अलमॉफ अपन फुर्सत में इन पर भी बात करेंगे। अलोफोन क्या होता है, फनीम क्या होता है और आपका लेक्सीम वहां पर क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ आपका, कि द टीचिंग अप्रोच दैट यूजेस कमांड्स एंड एक्शंस टू फैसिलिटेट लैंग्वेज एक्विजिशन इज। यहां ये सवाल अपने पास में टीचिंग मेथोडोलॉजी का है और उसमें ये कहा कि वह शिक्षण का उपागम हमें बताइए जो कि आदेशों का काम करता है, कार्यों का काम करता है, जिसमें सुविधा अर्जन है या भाषा है, भाषा के अर्जन की सुविधा मुहैया वहां पर करवाई जाती है या उसको इसके अंतर्गत वहां पर आपका रखा जाता है। तो इसे अपन कहते हैं आपका, जब कमांडिंग नेचर आता है और शरीर को काम में लेते हैं एक्शन के थ्रू, तो वो अपना फिजिकल नेचर आ जाएगा और फिजिकल नेचर को अपन वहां पर पढ़ते हैं टीपीआर। और टीपीआर का मतलब होता है टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स होता है, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। इसमें सजेस्टोपीडिया नहीं होगा, साइलेंट वे नहीं होगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग नहीं होगा, इसका फुल फॉर्म सीख लेना, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो एक्शंस आ गए किसमें, आपका फिजिकल में, और कमांड्स वहां पर क्या आ गया, उसका रिस्पॉन्स का रिएक्शन देके देखना और रिएक्शन के आधार पर उन चीजों से बच्चों से वापस को रिएक्ट और अगेंस्ट रिएक्ट दोनों को देखना। सहयोग के प्रति प्रतिक्रिया है या विपक्ष में या फिर खिलाफ जाके आपकी प्रतिक्रिया है, दोनों देखा जाएगा। एड 3-4 वाले सेशन में अपन देखें तो यहां वाले नेचर में देखना कि अगला मुझसे क्या पूछना चाहता है, सिनोनिम पूछना चाहता है, समानार्थी जो आपका अर्थ है वो हमसे जानना चाहता है। द वर्ड अलैक्रिटी मीन्स, अगला कह रहा है अलैक्रिटी के मायने क्या होते हैं, अलैक्रिटी किसके लिए वहां पर आपका डिपेंड करने वाला है। तो आप कई बार ये भी तो देखते हैं कि थोड़ा सा बड़ा सा आंसर वो ले लें, वो इसमें लिया भी जा सकता है, लेकिन ये हमेशा तुक्का मत मारना कि एक बड़ा ऑप्शन है वो राइट आंसर होता है, जरूरी नहीं होता है। कि ब्रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस, यहां अलैक्रिटी का मतलब है जब आप रेडीनेस में, तत्परता में रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, बोझ मानकर काम नहीं करते हैं और काफी तेजी और फुर्ती के साथ काम करते हैं, उसे अपन बोलते हैं आपका ब्रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस के नाम से। यहां स्लोनेस नहीं है, यह रिलक्टेंस नहीं है, यहां पर आपका सैडनेस भी नहीं है। एट 3-5 की अगर मैं बात करूं उसे सुनना जरा, कि चेंज टू डायरेक्ट स्पीच, ये जो सवाल अपने पास में आता है इस सवाल को मैं रखूंगा यहां पर नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत रखूंगा। इसमें अगले ने वाइस वर्सा पूछा है, इनडायरेक्ट तो बना के दे रखा है, मुझे डायरेक्ट में लाना है। एक्चुअल में ये प्रश्नवाचक वाक्य आपको वहां पर दिया हुआ है, तो आप ये करेंगे कि जो आस्ट है उसे सेट टू में चेंज करेंगे, सिंगल कोमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमास लगा देंगे, कनेक्टर अपना था वही WH वर्ड बन जाएगा। वोजवर इजमार से बनता है तो ये पहले लेकर आएंगे, तो आपका योर नेम वाला पार्ट है वो इज लेगा, और माई किसके कोडिंग है, देखो योर से तो बना, योर सेकंड पर्सन है तो इस अनुसार से ये चीज आती है, तो योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार माई लाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फिर इन्वर्टेड कोमास क्या कर दोगे आप, क्लोज कर दोगे। अगर आपको इसमें डाउट होता है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो वाइस वर्सा को सिंपल चेंज में वापस ले जाओ, इसी सेंटेंस का डायरेक्ट से क्या बना दीजिएगा, इनडायरेक्ट वहां पर बना दीजिएगा। एड 3-6 की अपन बात करें वहां पर, तो इसमें हमसे पूछा गया है क्लॉज एनालिसिस। क्लॉज एनालिसिस की बातें इसके अंदर आपकी वहां पर रखी गई है, ठीक है। तो इसे पढ़ना जरा, वहां पर क्लॉज एनालिसिस के नेचर में हम किस चीज को रखेंगे। आइडेंटिफाई द क्लॉज, उस क्लॉज को पहचानना है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड, वह कठोर मेहनत करता है ताकि वो क्या हो सके, सफल हो सके। तो यहां पर अगला ये चाहता है कि इसमें ये पैटर्न जो सो दैट ही मे सक्सीड है, ठीक है, वो किसको वहां पर आपका मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्क्स को मॉडिफाई कर रहा है। वर्क्स को मॉडिफाई का मतलब वर्ब को कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। इट मींस इसमें नाउन के लिए जगह नहीं, एडजेक्टिव के लिए जगह नहीं है, ठीक। लेकिन काम करने का उसका उद्देश्य है, तो इसमें ये तर्क की बात नहीं होगी, बल्कि उद्देश्य के लिए हमारे पास में वर्ड बनता है पर्पस। इसका उच्चारण पर्पस नहीं बेटा, क्या बनेगा, पर्पस बनेगा।
नेक्स्ट सवाल की तरफ आ जाओ कि द ईडियम टू निप इन द बड मीन्स, ये जो ईडियम है आपका वोकेबलरी सेक्शन का सवाल आपको वहां देखने को मिलेगा। तो चाहे ईडियम है या फिर आपका ईडियम्स है, अगर इस नेचर के अंतर्गत आप पढ़ते हैं तो यहां अगले ने कहा कि निप इन द बड, ठीक है, इसका लोकोक्ति में अर्थ क्या निकलता है, किस रूप में अगला वहां पर बताता है, इसको जरा सुनिएगा। ये सेक्शन अपने पास में है कि ये गौर करना, निप इन द बड क्या होता है। कली है, बड का मतलब कली है, निप निप का मतलब क्या होता है, उसे ऊपर से दबा देना आपका। तो कली जब आपका ब्लॉसम करने वाली होती है उसी वक्त उसे प्रेशराइज करके क्या कर देना, दबा देना, ये पार्ट कहलाता है टू निप इन द बड वाले सेक्शन में कहलाता है। अर्थात किसी चीज को आप प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं किसी ना किसी को जो बिल्कुल बुरा है, ठीक है, जो क्या नहीं हो रहा, आपका डेवलप नहीं हो रहा, विकसित नहीं हो रहा है, जहां पर आप बिल्कुल एक्टिंग करना चाहते हैं, अभिनय करना चाहते हैं और प्रारंभिक अवस्था में अभिनय वहां पर करना चाहते हैं। तो इस वाले पैटर्न में अपना जो आंसरेबल सिचुएशन है वो ये रहेगा कि टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम डेवलपिंग बाय एक्टिंग अर्ली। इसमें टू अलाउ समथिंग टू ग्रो नहीं होगा, टू पोस्टपोन ए डिसीजन नहीं होगा, टू सपोर्ट ए न्यू आइडिया नहीं होगा। चले नेक्स्ट सवाल की तरफ, 838 है, ये फिर से सवाल तुम्हारे पास में आ जाएगा, फोनेटिक्स का सवाल आएगा वहां पर, और इसको पढ़ना कि द साउंड उंग एज इन किंग इज ए, ये जो नीटा जैसा सिंबल आपको दिख रहा है, ये साउंड किसका काम वहां पर आपका करेगा, ठीक है, ये जो है कहीं ना कहीं गले में नीचे की तरफ जाकर आपका साउंड रुकता है, तो ये सिंपल ग्लोटल नहीं है, बल्कि ग्लोटल से एक ऊपर की अवस्था आती है जिसे अपन क्या कहते हैं, वेलर कहते हैं। नेजल तो है आपका, ठीक है, लेकिन नेजल ग्लोटल नहीं है, बल्कि कौन सा है, वेलर वाला। तो गलती आप यहां कर सकते हैं वेलर और ग्लोटल में। तो ये जो पार्ट है उंग, ये किस में आता है, ग्लोटल की बजाय आपका वेलर साउंड में काम में लिया जाएगा। अगली बात करें आपका 839 वाला सवाल, ये अपने पास में फिर से टीचिंग मेथोडोलॉजी का पार्ट है आपका वहां पर कि हाउ टू टीच द चिल्ड्रन देयर, कि द पर्पस ऑफ यूजिंग अ रुब्रिक फॉर राइटिंग असेसमेंट इज टू इंश्योर, कि जब आप लेखन का मूल्यांकन करते हैं तो आप वहां पर एक उद्देश्य काम में लेते हैं जिसका नाम रुब्रिक है, वो किस चीज को आश्वस्त करने के लिए काम में लेते हैं वो आपको वहां बताना है, ठीक है। तो इसके सेक्शन के अंतर्गत आप ये बताएंगे कि जब आप कहीं कोई ग्रेडिंग देते हैं, कहीं कोई स्तरीकरण करते हैं आपका वहां पर, तो उसकी स्पष्टता और उसकी निरंतरता को बताने के लिए आपको किसका मैनर चाहिए, रुब्रिक का मैनर वहां पर चाहिए। या स्पीड की बात नहीं है, लेंथ की बात नहीं है, ओनली ग्रामर है, उसको चेक करने वाली बात भी इसके अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अगला पार्ट, द अपोजिट ऑफ स्मैरिकल इमेजिनरी इल्यूजरी इज, इसमें तुम्हारा वोकेबलरी का सेक्शन है, और वोकेबलरी के सेक्शन के अंतर्गत इसके अंतर हम किसको लेकर चलेंगे, आपका एंटोनिम को लेकर चलेंगे, अपोजिट को लेकर चलेंगे, या फिर विलोम शब्द को वहां पर आपका लेकर चलेंगे। तो गौर करना, अगला ये कह रहा है कि जो मेरे पास में अपोजिट या विलोम शब्द है किसका, वहां पर आपका स्मैरिकल का, जो इमेजिनरी या फिर इल्यूजरी के सेंस के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब काल्पनिक तो अवास्तविक है ना, यथार्थ नहीं है, तो उल्टा क्या हो जाएगा, रियलिस्टिक। इसे आसान बना दिया आप बच्चों के लिए। रीजन क्या कि इसके अंतर्गत आप 3 शब्द सीख सकते हो कि जो स्मैरिकल है वही इमेजिनरी है, वही इल्यूजरी है, और उल्टा क्या हो जाएगा, जो रियल है या फिर रियलिस्टिक नेचर के अंतर्गत उसे रखा जा सकता है। तो इन सवालों के अंदर अगर आप फोकस करते हैं तो वोकेबलरी सेक्शन भी अच्छा है, फोनेटिक भी अच्छा है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो भी काफी कुछ अच्छा है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन भी आपको देखने को मिलता है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में वहां पर नए अच्छे सवालों के साथ में, पार्ट नंबर 50 में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को यही संदेश है मेरा, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और बेटा जी मस्त रहिए।